स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। आज हम लोग छठवां रिवीजन करने जा रहे हैं, छठवें लेक्चर का, जिसमें पॉलिटी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। इसके बाद आगे के रिवीजन करेंगे। तो छठवां पॉलिटी का है और लगभग हम लोग हाफ करने वाले हैं पॉलिटी को। तो देखो यहाँ से क्या प्री के क्वेश्चन बन सकते हैं, मेंस के, जो बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं, मेंस टारगेट बैच चल रहा है उसमें पढ़ रहे हैं और अच्छे से डिस्कशन कर रहे हैं। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो उसमें राज्यपाल की बात आती है, गवर्नर की बात। तो गवर्नर के पद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है? पहला क्वेश्चन यही होता है। तो 153 में किया गया है। क्या है यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि हर एक स्टेट के लिए एक गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, हर एक स्टेट को। लेकिन कुछ ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि 2 या 3 स्टेट का एक गवर्नर हो, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि वेतन कैसे निर्धारित होगा। अगर 3 स्टेट में एक गवर्नर बन जा रहा है, 3 स्टेट में या 2 स्टेट में एक गवर्नर बन जाता है, तो वेतन कैसे निर्धारित होगा? तो वेतन निर्धारित करने का तरीका है कि प्रेसिडेंट करेगा। इसका निर्धारण कौन करेगा? वेतन का प्रेसिडेंट करेगा और रेशियो में करेगा। जैसे 2 है तो 50-50 रेशियो में करेगा। वेतन मिलेगा एक राज्य से 50%, दूसरे राज्य से 50%। तो ये निर्धारित होता है, तो ये ध्यान में रखना है ना, ठीक है। ये प्री में योग्यताएं क्या होता है, तो मैंने बताया था कि गवर्नर की योग्यताएं जैसे प्रेसिडेंट का होता है वैसे ही होता है, जो पीछे रिवीजन कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम कितना आयु होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए, लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, ठीक है। और संसद या राज्य विधानमंडल का क्या सदस्य ना हो, ये इंपॉर्टेंट है, जो एक्स्ट्रा है। नियुक्ति कैसे किसके द्वारा गवर्नर की जाती है? तो ये गवर्नर की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। इनका कार्यकाल क्या होता है? 5 होता है, 5 वर्ष। और पद मुक्ति कैसे होता है? तो चूंकि नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। और उन्हीं के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, तो प्रेसिडेंट ही हटा सकता है। तो ये योग्यता से रिलेटेड है। शक्तियां बताया कि प्रेसिडेंट की जैसी शक्ति है वैसी ही शक्ति गवर्नर की है, 2 चीजों को छोड़ के। एक क्षमादान में की शक्ति में एक आता है पार्डन। पार्डन या मृत्यु दंड से उन्मुक्ति देना। तो मृत्यु दंड की उन्मुक्ति नहीं दे सकता है। दूसरा क्या है कि सैन्य न्यायालय से ये प्रेसिडेंट दे सकता है क्षमादान, मृत्यु दंड की मुक्ति दे सकता है, लेकिन गवर्नर नहीं दे सकता। ये ध्यान रखना, गवर्नर इसको नहीं दे सकता। सैन्य न्यायालय से कोई दंड दिया गया है तो उससे उन्मुक्ति प्रेसिडेंट तो दे सकता है, लेकिन गवर्नर नहीं देता है। ये 2 अंतर है क्षमादान में। बाकी क्षमादान की शक्ति सेम है। प्रशासनिक शक्ति भी सेम है। जैसे सेंटर में चलता है कि राज्य का नाम राज्य का शासन किसके नाम से चलाया जाता है? तो गवर्नर के नाम से। ऐसे ही हम लोग पढ़े थे कि केंद्र का शासन किसके नाम पे चलाया जाता है? प्रेसिडेंट के नाम पे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। तो सलाह पे ध्यान रखना, नियुक्ति की जाती है। प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जितने भी प्रमुख पदाधिकारी हैं राज्य के, उनको नियुक्ति और पदमुक्त कौन करता है? गवर्नर करता है। लेकिन इसके 2 एक्सेप्शन है, और जो 2 एक्सेप्शन है वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। जैसे न्यायालय के न्यायाधीश की ना नियुक्ति करता है ना पदमुक्त करता है, कौन? गवर्नर नहीं करता है, ठीक है ना। दूसरा है कि लोक सेवा आयोग, जैसे हम यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीपीसीएस में यूपीपीएससी जो है आयोग, उसमें अध्यक्ष और सदस्य की तो नियुक्ति करेगा, लेकिन अगर पद मुक्त करना हो तो ये गवर्नर नहीं करेगा। कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ये ध्यान रखना। दूसरी बात है कि प्रशासनिक शक्तियां, 2 ऐसी शक्तियां हैं जो कि राज्यपाल से, प्रेसिडेंट से डिफरेंट बनाती हैं। जैसे राष्ट्रपति में क्या है? सामरिक शक्तियां निहित है और कूटनीतिक शक्तियां, लेकिन गवर्नर के पास ये सामरिक और कूटनीतिक शक्तियां नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट प्री के लिए और मेंस में तर्क रखने के लिए। विधायी शक्तियां में हमने बताया था प्रेसिडेंट के जैसा ही है गवर्नर का, ठीक है। वो विधानमंडल का अंग होता है, जैसे 79 में बताया था कि विधानमंडल का अंग होता है, वैसे ही ये प्रेसिडेंट का बताया था संसद का अंग होता है। प्रेसिडेंट संसद का अंग होता है 79 में, ठीक है। ऐसे बना के कुछ बताया था कि ये प्रेसिडेंट है, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, ठीक है ना। ये 79 का। तो ऐसे राज्य विधानमंडल का अंग होता है। कैसे? तो गवर्नर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे विधानसभा, और ये विधान परिषद, ठीक है ना। राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाएगा, सत्र का समापन करेगा, 1/6 सदस्यों का मनोनयन करेगा। किसमें? राज्य विधान परिषद में। कितने आधार पे करेगा? 5 आधार पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पांचवा जो सेंटर से अलग है, वो पांचवा है सहकारिता। और सेंटर में कौन कौन है? साहित्य, कला, समाज सेवा और विज्ञान। इसके आधार पे क्या करेगा? प्रेसिडेंट 12 लोगों का मनोनयन करता है राज्यसभा में। लेकिन एक पांचवा जुड़ जाता है, सहकारिता। ये सूची का विषय है, सहकारिता। तो गवर्नर के 5 आधारों पे विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का मनोनयन करता है, ठीक है। विधानसभा में अधिकतम एंग्लो इंडियन का मनोनयन की बात भी था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन से क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, ठीक है।
अध्यादेश जारी करने की शक्ति देखो सेम राष्ट्रपति की तरह होता है। जैसे संघ सूची और समवर्ती सूची पे कौन जारी करता है? प्रेसिडेंट करता है। वैसे ही राज्य सूची और समवर्ती सूची पे अध्यादेश कौन जारी करता है? ये गवर्नर करता है, ठीक है ना, सेम। और राज्यपाल ये बता चुके हैं। वीटो की शक्ति भी सेम जैसे प्रेसिडेंट का बताया था। वीटो की शक्ति कि एब्सोल्यूट वीटो होता है, मतलब अत्यंतिक वीटो, विशेष वीटो होता है। और तो विशेष वीटो नहीं यूज किया जाता है, लेकिन एब्सोल्यूट यूज किया जाता है, ठीक है। जेबी वीटो यूज किया जाता है, जिसको पॉकेट वीटो भी बोलते हैं, पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो। और तीसरा क्या है? निलंबकारी वीटो। ये 3 वीटो यूज करता है प्रेसिडेंट भी और गवर्नर। अगर इसके डिटेल देखना है तो पीछे जो प्रेसिडेंट पढ़ाए हैं वो देखिएगा, क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। क्षमादान की शक्ति में हमने बताया ना कि पार्डन नहीं कर सकता, क्षमा नहीं कर सकता मृत्युदंड को, ठीक है। और सैनिक न्यायालय द्वारा दिए गए दंड का क्षमा नहीं कर सकता। तो 5 आधार पे क्षमादान की शक्ति बताया था, उसमें पार्डन मतलब 4 ही कर पाएगा गवर्नर, ठीक है ना। अगर इसको डिटेल में देखना है तो पीछे आपको जाके जब प्रेसिडेंट की शक्तियां बता रहे थे उसमें देखना है, इजी वे में बताया। स्व विवेक की शक्ति है वो बताया गया है कि 163(1) क्या है? 161 ये बोलता है कि मंत्रिपरिषद के सलाह पे क्या करेगा? काम करेगा। मंत्रिपरिषद के सलाह पे कौन? गवर्नर, ठीक है। और इसमें मंत्रिपरिषद की सलाह कहां पे वो बात है? जो स्व विवेक नहीं है, स्व विवेक वाली बातें जब होगी, स्व विवेक को छोड़कर बाकी मंत्रिपरिषद की सलाह में काम करेगा। ये बोलता है 163 163 क्लॉज 2 वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें स्व विवेक के बारे में बोला गया है। स्व विवेक में बोला गया है कि राज्यपाल जो निर्धारित करेगा कि यह स्व विवेक की मामला है और उसी का व्याख्या या निर्णय अंतिम माना जाएगा। ये पावर देता है स्व विवेक का, और इसी पे बवाल स्टार्ट होता है। तो कौन कौन सी शक्तियां स्व विवेक की मानी जाती है? तो स्व विवेक की शक्तियां आर्टिकल 200, जिसमें किसी राज्य का विधेयक राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए आरक्षित किया जाता है, आर्टिकल 200। आर्टिकल 356 पे किसी प्रांत में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कौन करता है? गवर्नर करता है। ये स्व विवेक की शक्ति है, ठीक है ना। और स्व विवेक में ये होता है कि मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र होकर अपना क्या करता है? कार्य करता है। और एक चौथा डायमेंशन है कि महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना कुछ विशेष मामले में उत्तरदायित्व दिया गया है किसको? गवर्नर को। तो जो मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र होकर सलाह लिया जाता है इन राज्यों में, तो इन राज्यों को लेकर क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है ना। अब आ जाओ कि भारत की किसी राज्य का 2 ताज पहनता है, टिप्पणी करें, मीन्स का क्वेश्चन। और या यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए सेम बदल के कि राज्य का राज्यपाल 2 प्रकार की भूमिकाएं निभाता है, तो हमने इसमें बताया था कि ये दोनों का क्वेश्चन आंसर लिखने का एक होगा कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, मतलब मंत्रिपरिषद के सलाह पे काम करता है। कौन कौन? प्रशासनिक करता है, विधायक करता है, वीटो करता है। तो इसके बारे में हम लिख देंगे। और केंद्र प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, तो केंद्र प्रतिनिधि के रूप में कौन? जो स्व विवेक की शक्तियां हैं जो हमने बताया वो लिख देंगे। हमारा आंसर क्या होगा? कंप्लीट होगा। कंक्लूजन जरूर देना है, ये वे फॉरवर्ड जरूर देना है, ठीक है ना। हम डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे यहाँ पे, पहले कर चुके हैं। राज्यपाल के पद से संबंधित विवाद क्या है? तो राज्यपाल के पद से संबंधित विवाद, ध्यान रखना कि गवर्नर से संबंधित विवाद क्या होता है? जब सेंटर और स्टेट में दोनों की जगह जो दल है, सत्ता दल है, वो डिफरेंट हो तो फिर राज्य का पद क्या हो जाएगा? विवाद में आ जाएगा। क्योंकि राज्यपाल के पास जानते हो 163(2) के तहत स्व विवेक अधिकार दिया गया है, और वह स्व विवेक का क्या करने लगेगा? दुरुपयोग करेगा। इस मामले ज्यादातर इसी कंडीशन में विवाद का उठता है। तो ये मेंस का क्वेश्चन हो जाए। प्रमुख मुद्दे क्या हैं जो विवाद में उठते हैं? तो हमने बताया कि 356 का है, 200 का है जो स्व विवेक का है। तीसरा आयाम क्या है कि बहुमत अगर प्राप्त न हो तो पक्षपात रूप से किसी सीएम को आमंत्रित कर देगा बनाने के लिए, ये विवाद का हो। बहुमत का परीक्षण सदन के पटल पे न करता हो तब विवाद में आ जाएगा। और स्व विवेक शक्तियां का मनमानी व्याख्या करे तब विवाद में होगा। तो ये प्रमुख है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टिप्पणी करने का मतलब कि क्या सुधार करना चाहिए? तो देखो, नियुक्ति और पद मुक्त की प्रक्रिया में क्या होना चाहिए? सुधार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का 2010 का निर्णय बताना होगा कि कार्यकाल पूरा करने के लिए वो उनको समय देना चाहिए। अगर हटाया जाए गवर्नर को तो कोई ठोस आधार पे ही हटाया जाए, ये गवर्नर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 2010 में, ठीक है। सरकारी आयोग का इस पे सुझाव दे सकते हो। सरकारी आयोग ने बोला था कि जो सक्रिय रूप से राजनीतिक दल में पार्टिसिपेट करते हैं उनको नहीं बनाना चाहिए, क्या? गवर्नर नहीं बनाना चाहिए। तो वो ध्यान रखना है कि सत्ताधारी दल के
कोई व्यक्ति है उसको गवर्नर ना नियुक्त करे, ये सरकारिया है, सक्रिय को नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और तीसरा ये सुझाव दे सकते हो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, राज्यपाल के लिए एक समान परिस्थिति में एक समान दिशा निर्देश होना चाहिए, जैसा कि 1935 में दिया गया था। और इसके स्वविवेक की शक्तियों को क्या किया जाना चाहिए, परिभाषित करना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट था। जो नवाब रबिया बनाम डिप्टी स्पीकर, वेरी इंपॉर्टेंट केस है, जो हमने डिटेल कर दिया है। मेंस को जब भी तर्कपूर्ण बनाना है तो इसमें क्या क्या बोला गया वो बताना है, ठीक है ना। कि स्वविवेक की शक्ति ऐसा नहीं है कि असीमित है, ये इसी में बोला गया था, ठीक है ना। और ये बोला गया था कि गवर्नर नियुक्त होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, जबकि सीएम और मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये क्या होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता के पास से चुनाव जीत के आते हैं। तो सबसे ज्यादा शक्ति किसके पास होना चाहिए, इनके पास होना चाहिए। लेकिन गवर्नर के पास शक्ति ज्यादा हो जाती है स्वाविवेक से, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत है, यह लोकतंत्र के खिलाफ है, ठीक है। और एसआर बोम्मई केस में बोला था कि सुप्रीम कोर्ट अगर पक्षपात लगेगा, 356 अप्लाई किया है, तो सुप्रीम कोर्ट इसको 356 को रिवोक कर सकता है। और उसी आधार पर नवाब रेबिया वाले केस में अरुणाचल प्रदेश को रिवोक किया था, क्या, जो 356 लगा था। अब आ जाओ भाग वन में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक की बात कहा गया। आर्टिकल 1 में बोला गया है प्री के लिए कि इंडिया शब्द और भारत शब्द कौन से आर्टिकल में आता है, तो इसी में आता है, आर्टिकल 1 में। और राज्यों का एक संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट बोला जाएगा, ठीक है। 28 राज्य होंगे और 8 संघ शासित प्रदेश होंगे, ठीक है, ये करेक्ट कर लेना। आर्टिकल 2 में क्या बोला गया है, आर्टिकल में सिर्फ बोला था कि विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल किया जा सकता है, विदेशी क्षेत्र को बोला गया है, सिर्फ शामिल किया जा सकता है। लेकिन बेरोबारी केस आया था 1960 में, जो पाकिस्तान को एक क्षेत्र दे दिया गया था, वो बेरोबारी केस में, तो बोला सुप्रीम कोर्ट कि ना भैया, केवल विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम अपना क्षेत्र भी दे सकते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में कोट करें कि 100वां संविधान संशोधन हुआ था, भारत बांग्लादेश सीमा समझौता हुआ था इसमें, तो बांग्लादेश ने कुछ अपना कॉलोनी भारत को दिया था, और इंडिया ने अपना कुछ कॉलोनी बांग्लादेश को दिया था सीमा विवाद को निपटाने के लिए। तो यहाँ पे दोनों हुआ था। तो ध्यान रखना कि संविधान में केवल विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल करने की बात कही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि ना भैया, ऐसा नहीं है कि विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल कर, भारत भी दे सकता है, जैसे श्रीलंका को दिया है, ठीक है, पाकिस्तान को दिया है, बांग्लादेश को दिया है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब आ जाओ आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 3 में नए राज्य के निर्माण की बात बोला जाता है। नए राज्य का निर्माण करना हो, राज्य का निर्माण करना हो, चाहे क्षेत्र परिवर्तन करना हो, चाहे नाम में चेंज करना हो, वो कौन सा सहारा लेते हैं, आर्टिकल 3 के सहारा लेते हैं। तो आर्टिकल 3 में नए राज्य का निर्माण का प्रक्रिया क्या है कि लोकसभा या राज्यसभा में किसी में एक सदन में क्या प्रस्ताव लाया जाएगा, और प्रेसिडेंट का प्रस्ताव लाने से पहले प्रेसिडेंट की अनुमति लिया जाता है, और प्रेसिडेंट क्या करेगा, उस राज्य संबंधित राज्य को भेजेगा, उसका विचार जानेगा, सहमति जानेगा। तो विचार जानने में अगर हो सकता है कि सहमति दे या नहीं भी दे, लेकिन ये बात ही नहीं है प्रेसिडेंट उसके विचार को मानने के लिए। फिर किसी सदन में जाएगा, उस सदन से साधारण बहुमत से पास होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा तो वहां भी साधारण बहुमत से पास होगा, और फिर प्रेसिडेंट क्या कर देगा, उस पर सहमति दे देगा, वो नया राज्य बन जाएगा। ये प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये प्रक्रिया के बारे में पूछा जाता है। नए राज्य के विपक्ष में क्या बोला है कि नए राज्य के विपक्ष में कि नए राज्य नहीं बनाना चाहिए। क्यों नहीं बनाना चाहिए? अगर ऐसा करेंगे तो अंतहीन प्रक्रिया हो जाएगा, सामंजस्य में प्रॉब्लम स्टार्ट होगा, नक्सलवाद, आतंकवाद जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। ये सारी डिटेल में हमने डिस्कशन किया है। और सीमा विवाद जैसे अभी मेघालय असम में देखा गया, ठीक है ना, तो वो सारी चीजें हो सकती हैं। तो पक्ष में तर्क दिया जाता है, तो पक्ष में हमने डिटेल से डिस्कशन किया कि क्या तर्क दिया जाता है। तो मेंस का क्वेश्चन आएगा कि राज्य के निर्माण में आपने पक्ष और विपक्ष में आपने एग्जाम्पल सहित तर्क दीजिए। या दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि राज्य का निर्माण करना, छोटे राज्य का निर्माण करना इतना प्रभावशाली नहीं रहा है जितना उम्मीद लगाया था, उसके ऊपर टिप्पणी करिए। ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। तो निष्कर्ष में हमें फाइनली निष्कर्ष जरूर देना है, और निष्कर्ष में ये देखना है कि ऐसा नहीं है कि हम कठोर नीति अपनाएं कि विपक्ष में रहें या पक्ष में, ग्रे लाइन लेना है दोनों के बीच में, कि हो सकता है जब जरूरत हो तो किन आधारों पर जरूरत हो तो हमें कर देना चाहिए, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और प्रशासनिक कारक, और उसके बाद लास्ट में आप सांस्कृतिक कारक जोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन ये 3 आधार होने चाहिए। आर्टिकल 4 वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बोलता है कि जो भी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के जो संशोधन किया जाएगा वो संविधान संशोधन नहीं होगा, अर्थात 368 में नहीं आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
संघ का अब आ जाते हैं विधानमंडल। संघ का विधानमंडल, या हम बात करें तो संघ की बात करें तो कि संघ आर्टिकल 3 में 79 में ये बोला गया कि संघ का अंग 3 है। कौन? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये बता चुके हैं। ठीक है, अब आ जाओ राज्यसभा का गठन कैसे होता है। तो हमने बताया था कि संविधान में कितना प्रावधान है, 250 है, जबकि व्यवहारिक रूप में संसद राज्यसभा में कितने हैं, 245 हैं, जिसमें 233 निर्वाचित किए जाते हैं, 12 मनोनीत किए जाते हैं। 12 मनोनीत किए जाते हैं, वो 4 आधार पे किए जाते हैं, और वो 4 आधार कौन है? तो साहित्य, समाज सेवा और कला विज्ञान। जबकि राज्य में कितने आधार पे? 5 पे है। ठीक है, पांचवा कौन सा जोड़ दिया गया था? सहकारिता। विधान परिषद में 1/6 का जब करते हैं तब सहकारिता जोड़ दिया गया था। ठीक है, प्री के लिए निर्वाचित राज्यसभा का निर्वाचन कैसा होता है? तो ये ध्यान रखना, अप्रत्यक्ष होता है, अनुपातिक होता है, एकल संक्रमणीय होता है, जैसा कि हमने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में डिटेल में पढ़ा है। ठीक है ना। कार्यकाल, जो चुनाव जीत के आएंगे उनका कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष होगा, जबकि लोकसभा में कितना होता है? 5 वर्ष होता है। तो 6 वर्ष होगा, हर 2 वर्ष पे 1/3 जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, फिर 1/3 क्या करते हैं? चुनाव। और राज्यसभा एक अस्थायी है, ये कभी विघटित नहीं होता है, लेकिन विधानसभा परिषद अस्थायी नहीं है, ये विघटित किया जा सकता है, 169 आर्टिकल के तहत बनाया भी जा सकता है और समाप्त भी किया जा सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लोकसभा के गठन की बात करें तो लोकसभा के देखो, लोकसभा में संविधान में कितना सीट बताया गया है? 552, जबकि अभी कितना है? 545। 543 निर्वाचित होते हैं और 2 मनोनीत होते हैं, लेकिन ये 2 मनोनीत वाला 104वें संविधान संशोधन से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब आ जाओ निर्वाचन। लोकसभा का निर्वाचन कैसा होता है? तो प्रत्यक्ष होता है, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति से होता है, सार्वभौमिक मताधिकार होता है। इनका कार्यकाल कितना होता है? जो चुनने जाते हैं उनका 5 वर्ष होता है। ठीक है, तो राज्यों में लोकसभा की जनसंख्या के अनुपात में सीटें क्या की जाती है? आवंटित किया जाता है। अब क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व क्या होता है? ये मेंस की बात है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति क्या होता है? ये मेंस की बात है, और ये हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कशन किया है। ठीक है ना। तो जो ज्वाइन करना चाहें वो लाभ ले सकते हैं, मेंस प्री प्लस मेंस जो ले सकते हैं। प्री का तो हम अलग क्लास करेंगे 2 महीना पहले, लेकिन उससे पहले हम मेंस खत्म कर रहे हैं। तो आपको अगर लगे कि हमें जरूरी है तो 90446363 पे 24 पे कॉल कर सकते हैं। बाकी अगर सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं तो यही सेम मटेरियल हमने बना के रखा है, तो आप मटेरियल भी ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के बारे में क्या मेंस की है ये, इसमें परिसीमन आयोग क्या होता है ये ध्यान रखना। परिसीमन आयोग जो क्षेत्रीय नेतृत्व है उसको डिफाइन किया जाता है। निर्वाचन क्षेत्र को कौन करता है? डिफाइन करता है, परिसीमन आयोग करता है। लेकिन इसमें प्री में क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बन सकता है कि इसका अध्यक्ष कौन होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी रिटायर्ड जज होता है वो भी अध्यक्ष होता है। इसी इलेक्शन कमीशन भी इसका क्या होता है? इस आयोग का मेंबर होता है। क्या परिसीमन आयोग का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। ये प्री के कुछ बात थी। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति क्या है कि जैसे हमने बताया कि इसमें सबसे ज्यादा डी 40% वोट पाया तो ये पहले नंबर पे होगा, दूसरे नंबर पे 30% पाया तो वो जीतेगा। जमानत जब्त की बात बताया कि 1/6 कुल मत का 1/6 से कम होगा तो उससे जमानत जब्त हो जाएगा, अर्थात 16.66 हो जाएगा। तो 10%, 8% और 12% 16.6 से क्या है? कम है, तो जमानत जब्त हो जाएगा इन 3 लोगों का। ठीक है ना। अब आ जाओ, इसमें है संसद का सदस्य बनने की योग्यता क्या होना चाहिए? संसद का सदस्य तो भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा में कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा के लिए कितना हो जाए? 30 वर्ष। कोई लाभ का पद धारण न करता हो। ये प्री में क्वेश्चन धीरे धीरे हो मतलब पूछे ही जाते हैं। पागल या विकृत न हो तो सदस्य बन सकता है। दूसरा, घोषित दिवालिया न हो। दिवालिया का मतलब क्या? कि ऐसा ना हो कि परिसंपत्ति कम हो, उसके पास परिसंपत्ति कम हो और दिखाए क्या, जब नामांकन करे चुनाव के लिए तो उसमें ज्यादा दिखाए तो हो सकता है। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट या किसी न्यायालय द्वारा 2 वर्ष या उससे अधिक अगर दे दिया जाता है क्या सजा, तो वो लड़ नहीं सकता है। तो कब से? तो देखो, एक तो 2 वर्ष या उससे अधिक जो सजा दिया गया है वो नहीं लड़ेगा। उसके बाद जितना सजा, मान लो कि 6 वर्ष का सजा दे दिएगा तो 6 प्लस उसके आगे 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ध्यान रखना, जितना सजा दिया हो और वो 2 वर्ष होगा या 2 से अधिक होगा तभी क्या करेंगे, उन संसद बनने का योग्यता नहीं रखेंगे। ठीक है ना, या चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो 2 वर्ष या 2 से अधिक हो, और उसके बाद जब सजा मिल गया तो उसके बाद भी 6 वर्ष तक नहीं बन सकते। ये प्री के अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान में रखना। ठीक है,
अब आजा संसद की सदस्यता की समाप्ति कैसे होगी, तो त्याग पत्र द्वारा हो सकता है, मृत्यु हो जाएगा तब भी हो जाएगा, निर्वाचन रद्द हो जाएगा तब भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से में अच्छा क्वेश्चन प्री के बनेगा कि अगर मान लो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों का मेंबर बन जाता है, तो लोकसभा राज्यसभा का चुनाव जीत के मेंबर बन जाता है, तो 10 दिन के अंतर्गत ये किसी एक को छोड़ दे, नहीं छोड़ेगा 10 दिन के अंतर्गत, तो मान लो कि लोकसभा में पहले चुनाव जीता, दूसरे में बार में बाद में राज्यसभा का जीता, तो जो पहले चुनाव जीता होगा उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ये किसमें है, लोकसभा राज्यसभा। लेकिन अगर मान लो केस बनता है कि राज्य लोकसभा का भी चुनाव जीत ले और विधानसभा का, और वो उसको टाइम दिया है कि 14 दिन के अंतर्गत क्या कर दे, छोड़ दे। कितने दिन के अंतर्गत, वहां पे लोकसभा राज्यसभा में 10 दिन था, यहाँ 14 दिन, 14 दिन के अंतर्गत कोई सीट छोड़ दिया, नहीं छोड़ेगा तो लोकसभा की सीट क्या हो जाएगी, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना, तो 2 वर्ष का बताया ही है। आर्टिकल 102 के तहत, मतलब 102 के तहत कौन सा आता है, पद का वो लाभ का पद आता है। ठीक है ना, तो उससे अगर लाभ का पद धारण करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। दल बदल विरोध अधिनियम का अगर उल्लंघन करता है तो सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो ये हमने बता दिया। 52वां संविधान संशोधन 1985 में लाया गया था और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें क्या था, दल बदल विरोधी अधिनियम था। और 91 में संविधान संशोधन 2003 में ये दल बदल विरोधी अधिनियम में क्या किया गया था, संशोधन किया गया था। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। 91 संविधान संशोधन में ये भी ध्यान रखना कि 15% मैक्सिमम मंत्रिपरिषद का ये भी सीट आमंत्रित किया गया था कि 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है ना, अब कब होगा इस पे हम जरा सा बोल देते हैं कि कब दल बदल विरोध अधिनियम लागू होगा। अगर मान लो कि निर्वाचन क्या है, निजी रूप से निर्वाचित किया जाता है, ठीक है ना, और वो बाद में दल ज्वाइन कर ले तो कैंसिल हो जाएगा। दूसरा क्या है कि मान लो एक दल में है और वो दूसरा दल ज्वाइन कर लेता है, तब उसका सदस्यता रद्द हो जाएगा। तीसरा क्या है कि मान लो दल है, उस दल ने विप जारी किया कि इसको मत देना है या मत नहीं देना है। अगर उसके अगेंस्ट में चला गया, कोई आदमी अगेंस्ट में चला गया, तो वो सदस्यता रद्द हो जाएगी। ठीक है, अगर उसने विप का उल्लंघन किया हो तो भी हो सकता है। ठीक है ना, अगर कोई पार्टी का 2/3 सदस्य क्या करें, जाके दूसरे दल में मर्ज कर जाए तो ये सही है, लेकिन 1/3 सदस्य उसमें से टूट जाए और दूसरे दल में क्या हो जाए, मिल जाए, तो इनकी सदस्यता जो 1/3 वाले हैं उनकी सदस्यता नहीं रहेगी। तो ये हमारा क्या था, दल बदल विरोध अधिनियम में। अब हमने कहा था ना कि इसमें स्प्लिट सिस्टम क्या है, 1/3, जिसको नहीं माना गया है संशोधन में, जो 91 संशोधन किया गया था 91, स्प्लिट को समाप्त कर दिया गया। मर्जर को मतलब 2/3 सदस्य क्या करें, एक दल छोड़ के दूसरे दल में मिल जाए। तो ये ध्यान रखना है, प्री के क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ, आलोचना क्यों करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ को, ये हमने बताया था, बहुत अच्छा है से मेंस के लिए। लेकिन ये मेंस का क्वेश्चन बन सकता है कि दल विरोधी अधिनियम बताइए, उसमें प्रावधान बताइए, उसकी आलोचना करिए, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना, अब इसके परिणाम क्या पड़ा दल विरोध अधिनियम का, दल बदल विरोध अधिनियम का क्या परिणाम पड़ा दल पे, ये भी पूछ सकता है, या प्रभाव क्या पड़ा ये उल्लेख कीजिए। ठीक है ना, मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये भी ध्यान रखना, हमने बता रखा लिखेंगे कैसे। संसद के पदाधिकारी में देखें तो लोकसभा के पदाधिकारी में कौन आते हैं, अध्यक्ष आते हैं, उपाध्यक्ष आते हैं। राज्यसभा में कौन, सभापति जो उपराष्ट्रपति होता है, और पदेन सभापति होता है मतलब राज्यसभा का, और दूसरा उप सभापति। ठीक है ना, अब आ जाओ निर्वाचन की बात करें तो लोकसभा के निर्वाचन में देखें कि अध्यक्ष का या स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता है, तो वो साधारण बहुमत से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, किससे, साधारण बहुमत से। आप आपस में लोकसभा के सदस्य आपस में साधारण बहुमत से क्या कर देंगे, स्पीकर का निर्वाचित कर देंगे। लेकिन पद मुक्ति करना होगा तो ध्यान रखना, साधारण बहुमत से नहीं होता है, प्रभावी बहुमत से स्पीकर की पद मुक्ति होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। पद मुक्ति को अगर आप जानते हो तो ठीक है, नहीं तो नीचे कमेंट करके बताओगे तो हम एक बना देंगे वीडियो। ठीक है, सारे बहुमत को लेके। अब देखो लोकसभा में ऐसा है कि स्पीकर नहीं है, तो स्पीकर नहीं है तो कौन बनेगा, डिप्टी स्पीकर बनेगा। अगर डिप्टी स्पीकर नहीं है तो कौन बनेगा, तो 10 सदस्यीय पैनल का एक क्रमांक डिसाइड करेगा। ठीक है ना, उसमें आपस सहमत सदस्यों द्वारा आपसी सहमत में कि 1 नंबर 2 नंबर, कि जब उपाध्यक्ष नहीं होंगे तो ये 1 नंबर बनेंगे, 2 नंबर बनेंगे, 3, ऐसे ही 10 नंबर तक निर्धारित किया गया है। ठीक है ना, और ये अगर 10 में से जो भी अगर उपाध्यक्ष नहीं है तो 1 नंबर मान लो
एक नंबर बनेगा, एक नंबर नहीं है तो 2 नंबर वाला बनेगा, ऐसे करके 10 नंबर। लेकिन मान लो कि ये 10 गायब हैं, अध्यक्ष भी गायब है, उपाध्यक्ष गायब है, तो फिर कौन बनेगा? तो फिर सदन क्या करेंगे, सदन के सदस्य जैसे साधारण बहुमत से फिर से निर्वाचित कोई किसी को कर लेंगे, वो बनेगा, ठीक है ना। तो राज्यसभा के सभापति में सेम होगा कि राज्य सभापति ना हो तो उपसभापति बनेगा। लेकिन यहाँ पे 6 लोग की लिस्ट बनेगी जहां 10 बना था, और वो आपस में सहमति के द्वारा 1 नंबर 2 नंबर डिसाइड किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। लेकिन संयुक्त बैठक की बात करें, आ, अब देखो कि अगर रिक्त हो, अगर मान लो कि रिक्त हो कोई पद, तो जैसे क्या होगा कि अध्यक्ष बना, उपाध्यक्ष बना, और उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सदस्य परंपरा अनुसार जो वरिष्ठतम होगा वो रिक्त पद पे आ जाएगा। अगर मान लो कि पद ही ना हो, अध्यक्ष ना हो, उपाध्यक्ष ना हो, तो फिर किसको बनाएंगे? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा, ठीक है ना, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा, मान लो कि 10 बन गया यहाँ आंकड़े, तो वहां 1 2 नंबर ऐसे क्रम के अनुसार बैठेंगे। लेकिन अगर रिक्त पद हो तब की स्थिति में कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, ध्यान रखना ये। अब अध्यक्ष की शक्तियां क्या है मेंस के लिए? क्वेश्चन आएगा क्या कि स्पीकर की शक्तियां बताएं, अध्यक्ष की शक्तियां बताएं या कार्य बताएं। और हाल ही के दिनों में विवाद देखने को मिला है, इसका उदाहरण बताइए, ठीक है। या स्पीकर से जुड़े हुए, अध्यक्ष से जुड़े हुए विवादों की चर्चा करते हुए उसको सुलझाने के लिए सुझाव दीजिए, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। हम फॉर्डर मटेरियल यही मेंस में यूज करेंगे, लेकिन पढ़ने का क्वेश्चन, सोचने का तरीका अलग होगा, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम फॉर्डर मटेरियल का मतलब यही यूज करेंगे जो हम बता रखे हैं, ठीक है। तो ये हम इसको मेंस का डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि पहले कर चुके हैं। हमने कहा था कि स्थगन कितने प्रकार का होता है? सदन का स्थगन तो साधारण स्थगन होता है, एक साइन डाई स्थगन हो। साधारण स्थगन का मतलब है कि अगली तिथि और समय बता दिया जाएगा कि इस समय बैठक होगा। लेकिन साइन डाई स्थगन में ऐसा होता है कि अगला तिथि और समय नहीं बताया जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। अध्यक्ष के संबंधित विवाद क्या है? क्वेश्चन वही जो हमने पूछा, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। ये हमने डिटेल में चर्चा कर लिया। अब एक क्वेश्चन ये मेंस में बन सकता है कि एक बार अध्यक्ष सदैव अध्यक्ष, आईएएस में पूछा गया है कि एक बार अध्यक्ष सदैव अध्यक्ष ब्रिटेन में है, लेकिन भारत की परंपरा में कुछ अलग है, टिप्पणी कीजिए। तो इसके बारे में भी हमने डिटेल में चर्चा कर लिया है। और क्यों ब्रिटेन का, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रिटेन का अध्यक्ष ज्यादा पावरफुल माना जाता है इंडियन स्पीकर के, कारण बताइए। या ये करिए, आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, कुछ भी आ सकता है, टिलेंडर वर्ड, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर प्री में हमने बताया था, इंपॉर्टेंट है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? जैसे ही कि निर्वाचन हुआ, निर्वाचन जैसे चुनाव हुआ, चुनाव के बाद सब जीत के आए और अखाड़े में जाना, मतलब संसद में जाना है, संसद में जाना है, तो क्या करेगा? प्रोटेम स्पीकर निर्वाचित होगा या चुना जाएगा, नियुक्त किया करेगा। कौन करेगा? तो वो नियुक्त करेगा प्रोटेम स्पीकर का कौन? प्रेसिडेंट नियुक्त करेगा। और ये काम क्या करेगा प्रोटेम स्पीकर? प्रोटेम स्पीकर 2 काम करेगा कि जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं, एमपी हैं, उनको शपथ दिलवाएगा। दूसरा क्या? अध्यक्ष का जो स्पीकर का चुनाव होगा उसकी चेयर कौन करेगा? वो प्रोटेम स्पीकर करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना। संसद के विशेषाधिकार की बात करें तो 2 प्रकार के विशेषाधिकार होता है, व्यक्तिगत विशेषाधिकार, एक सामूहिक विशेषाधिकार। तो व्यक्तिगत में क्या है? व्यक्तिगत में हमने बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 चीजें ध्यान रखना कि जज के ऊपर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं किया जा सकता है, जज के ऊपर। क्यों? जब तक उसके अवमानना, मतलब न्यायाधीश को हटाने की बात हो, तब टिप्पा टिप्पणी संसद में हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर करेगा। दूसरी बात है कि अगर संसद में जो एमपी हैं वो अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, कुछ भी विचार रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इन्होंने गलत बोला और न्यायालय आप चले जाए, मतलब न्यायालय के प्रति जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता उनके भाषण को, अभिव्यक्ति को या विचार को, ठीक है ना, पहली बात। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको विचार दे दिया गया तो जज के बारे में बोल देंगे, नहीं, ठीक है। दूसरी है कि प्रत्येक सांसद को सदन में अपनी इच्छा अनुसार मतदान करने की स्वतंत्रता होगी, ये विशेषाधिकार है। ऐसा नहीं है कि न्यायालय के प्रति जिम्मेदार हो जाएगा। अच्छा, तीसरा विशेषाधिकार व्यक्तिगत रूप से मिलता है कि अगर कोई न्यायालय में क्या करना है, गवाही देना है, तो जब सत्र चल रहा हो तो उस समय न्यायालय में बुलाया नहीं जा सकता उस बंदे को कि आप आके गवाही दो, ठीक है। और ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, कि दीवानी मामले को में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कौन?
सांसद। लेकिन लेकिन ध्यान रखना दीवानी मामले में, और जैसे ये सत्र चल रहा है उस सत्र के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कंडीशन है दीवानी मामले में। लेकिन अगर वो आपराधिक मामला होगा तो संसद का परमिशन लेते हुए, स्पीकर का परमिशन लेते हुए उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। सामूहिक विशेषाधिकार क्या है? तो सामूहिक विशेषाधिकार का मतलब है कि संसद किसी को बाहर निकाल सकता है, किसी को प्रकाशित करने के लिए मना कर सकता है कि सदन की जो कार्रवाई है उसको प्रकाशित ना करो, ठीक है ना, ये मना कर सकता है। संसद अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है, ये सामूहिक विशेषाधिकार है। लेकिन कार्रवाई में निष्कासित कर सकता है, उसका एक अपवाद है, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब आ जाओ संसद की अवमानना। संसद की अवमानना की बात बोले ना, कि संसद की अवमानना क्या है, कि ऐसा कोई आचरण जो संसद की गरिमा कम करे, वो उसको संसद की अवमानना बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि कोई लेख लिखना संसद के ऊपर, टिप्पणी करना, मर्यादा भंग करना, ऐसे संसद की अवमानना माना जाता है। संसद की कार्यवाही में बाधा डालोगे तो संसद का अवमानना माना जाएगा, ठीक है। उसकी कार्यवाही को प्रकाशित करना मना कर दिया है और उसके बाद भी प्रकाशित कर रहे हो तो वो अवमानना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट कि मंत्री द्वारा अगर सदन में गलत तथ्य प्रस्तुत किया जा रहा है तब भी अवमानना होगा। तो अवमानना पे क्या है कि दो प्रकार के दंड दे दिया जा सकता है। संसद दिग्ध दंड दे सकती है, वर्बल दंड दे सकती है। दूसरा है कि संसद क्या कर सकता है, अधिकतम मान लो कि 1 महीना का सत्र चल रहा है तो अधिकतम उसको सजा दे सकती है करवास की 1 महीना की, सत्र चलने तक। सत्र के बाद करवास नहीं दे सकती 1 महीना की। इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाओ 105 आर्टिकल क्या है, विशेषाधिकार देता है संसद को, ठीक है। अब संहिता कर मीन्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संसद का विशेषाधिकार को संहिता कर देना चाहिए, इसके राय, इसके पक्ष और विपक्ष में अपनी टिप्पणी करिए। तो हमने इसको डिटेल में बता रखा है। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर डिस्कशन कर देंगे, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। संसद के सत्र, सेशन, पार्लियामेंट, तो हमने बोला था कि बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, शीतकालीन, 3 सत्र होता है। लेकिन प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई एक वर्ष में कितने सत्र बोला है, तो संविधान ने बोला है कि 2 सत्र के बीच में मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 माह का हो सकता है। कितना? मैक्सिमम 6 माह। लेकिन कितनी बार सत्र बुलाया जा सकता है संसद का, ये तो 6 माह का ड्यूरेशन होता है, लेकिन अनगिनत सत्र बुलाए जा सकते हैं, इन्फिनिटी बुलाया जा सकता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब बजट सत्र की बात करें तो ये प्रथम सत्र होता है और ये इसी में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। और राष्ट्रपति का अभिभाषण किसमें होता है? संयुक्त बैठक में होता है। लोकसभा और राज्यसभा धन्यवाद प्रस्ताव पारित करेंगे, लेकिन अलग अलग धन्यवाद प्रस्ताव पर पारित करेंगे, ठीक है ना। और बजट सत्र में वित्त संबंधी कार्य होता है, ये मालूम। लेखानुदान बजट सत्र में होता है। लेखानुदान क्या होता है कि जब बजट पेश किया जाएगा, फिर क्या होगा कि विनियोग अधिनियम लाया जाएगा, फिर संचित निधि से पैसा बजट का निकाला जाएगा, तब जाके खर्च होगा। लेकिन बजट के बाद जो 2 महीना प्रोसेस लगेगा, उसके बीच में तो पैसा चाहिए खर्च करने के लिए शासन को, तो वो 2 महीना के लिए जो खर्च निकाल ले एडवांस में, कितना निकालता है? 1% निकालता है, एडवांस में निकाल ले, उसे हम लेखानुदान कहते हैं, ठीक है ना। ये समझ गए आप। मानसून सत्र क्या होता है? ये वर्ष का दूसरा सत्र होता है, जुलाई से अगस्त तक चलता है। इसमें विधायी कार्य होते हैं, चर्चाएं होते हैं, प्रस्ताव पारित किया जाता है। कितने प्रकार के प्रस्ताव हैं और समापन कितने प्रकार के हमने बता दिया। शीतकालीन सत्र क्या है? तो ये वर्ष का अंतिम सत्र होता है, नवंबर से दिसंबर होता है। वही काम होता है, विधायी कार्य, चर्चाएं, प्रस्ताव पारित करना, ठीक है ना। अब आता है कि अगर मान लो कि 3 सत्र के अलावा और कोई चौथा सत्र बुलाना है तो क्या कंडीशन होगा? तो पहला कंडीशन होगा कि मंत्रिपरिषद क्या करेगा? मंत्रिपरिषद उसका सिफारिश करेगा प्रेसिडेंट से, ठीक है। दूसरा होगा कि प्रेसिडेंट को जितने सांसद हैं उनके 1/10 कोरम पूरा वाले क्या करें, ऐसा अनुरोध करें कि हाँ ये सत्र बैठाना है चौथा, तो ऐसा करें 1/10 सदस्य अनुरोध करें, न्यूनतम 1/10 होना चाहिए कोरम वाले सदस्य क्या करें, अनुरोध करें, तो वो सत्र बुला सकता है। तो ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया। तो अब हमारा रिवीजन खत्म हो रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच।